रविवार को प्रधान डाकघर बालाघाट में 30वां द्विवार्षिक संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया। आयोजित अधिवेशन में जहां डाक कर्मचारियों को होने वाली विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया, तो वहीं उन समस्याओं के समाधान को लेकर वक्ताओं ने बारी बारी से अपने विचार रखे। इसके अलावा डाक कर्मचारियों की वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों पर भी विचार विमर्श कर उन समस्याओं के समाधान के लिए आगामी रणनीति बनाई गई, जिसके तुरंत बाद संगठन का पुनर्गठन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारी की प्रमुख उपस्थिति में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ तृतीय वर्ग और अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संगठन के पुनः चुनाव संपन्न कराकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व 15 सदस्य वाली कार्यकारिणी सहित अन्य पदों पर पदाधिकारी मनोनीत किए गए। जहां विभिन्न पदों पर मनोनीत किए गए पदाधिकारी ने बालाघाट सिवनी संभाग के सभी कर्मचारियों की हर संभव मदद करने, कर्मचारियों में किसी प्रकार का भेदभाव न करने और समस्त कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने के लिए भरपूर सहयोग करने की बात कही। ये भाई साहब, ये हमारी परंपरा है कि हर 2 साल में द्विवार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें हमारे कर्मचारियों का एक यूनियन है, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, इसकी कार्यकारिणी का निर्धारण किया जाता है। उसी संबंध में पिछला अधिवेशन 2021 में हुआ था। अभी 2023 दिसंबर 2023 में अधिवेशन आयोजित किया गया। क्या क्या होता है इस अधिवेशन में, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है? इस अधिवेशन में मुख्यतः देखो, हमारे जो प्रांत के और CHQ बोलने से केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली से अतिथि आते हैं और जो यहाँ के हमारे साथी कर्मचारी हैं, इन लोगों के संयोजन में एक नई कार्यकारिणी गठित की जाती है और वर्तमान में जो मुद्दे हैं, जो कर्मचारियों की समस्या है, इस पे विचार मंथन किया जाता है। कौन कौन आया हुआ है बाहर से? अभी बाहर से हमारे BS साक्य जी आए हैं, जो हमारे प्रांतीय सचिव हैं P3 के, और साथ ही RS तिवारी जी आए हुए हैं, ये भी प्रांतीय सचिव हैं P4। क्या इनमें समस्या, जो कर्मचारियों को समस्या जाती है, उस पर भी चर्चा विमर्श होता है? हाँ बिल्कुल, कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श होता है और उसके समाधान के लिए उसका प्रयास किया जाता है। वो बातें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई जाती है। बालाघाट डाक संभाग वर्तमान में डाक संभाग बालाघाट का हमारे तृतीय वर्ग का और पोस्टमैन वर्ग का हर 2 साल में चुनाव होता है। ये 30वां वार्षिक अधिवेशन है, जो 2 साल के लिए हमारे अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी का चुनाव होना है। जिसमें बालाघाट और सिवनी दोनों जिले के लोग होते हैं। डाक संभाग में 2 जिला है, बालाघाट और सिवनी। अभी आपस में डिस्कशन होगा, अपने अपने नीतियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कार्यक्रम इसके पहले हुआ, उसके बाद में नई कार्यकारिणी चुनाव के लिए आम सहमति हो या चुनाव हो, उस पर चर्चा होगी। जीवित और मृत कर्मचारियों के नाम की राशि को कोषालय के सॉफ्टवेयर में सेंधमारी कर अपने नाम कराने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। जहां जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय के द्वारा कोतवाली थाने में लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने 86,44,000 रुपए के गबन के मामले में उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय बालाघाट सहायक ग्रेड 3 दुर्गेश कुमार वामनकर के अलावा उनके भाई अम्बेश रघुनाथ वामनकर, पत्नी श्रीमती लक्ष्मी गायधाने और मित्रों सहित प्राथमिक तौर पर कुल 15 लोगों के नाम से FIR दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जहां जांच की आंच में 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी दुर्गेश कुमार वामनकर ने एक बार नहीं बल्कि 120 बार ट्रांजैक्शन किया और राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। यहाँ तक कि पत्नी, भाई और दोस्तों के खातों में लाखों रुपए भेजे। कुछ दिन पूर्व मामले की जांच शुरू हुई तो आरोपी ने तत्काल उन खातों में राशि वापस भेजना शुरू कर दिया। यह काम 1 दिन या 1 महीने नहीं बल्कि 5 साल तक चलता रहा। यह पूरा मामला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट से जुड़ा है, जहां शासकीय राशि के गबन के मामले में पिछले दिनों करीब 1.5 महीने तक चली जांच पूरी होने के बाद जांच रिपोर्ट कलेक्टर श्री मिश्रा, शिक्षा विभाग और शासन को सौंपी थी। जहां जांच रिपोर्ट में पाए गए तथ्यों को गंभीर अपराध मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कोतवाली पुलिस बालाघाट में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सहायक ग्रेड 3 सुरेश कुमार वामनकर सहित उनके भाई, पत्नी और मित्रों ऐसे कुल 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जहां जिला शिक्षा अधिकारी से मिली इस शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने संबंधितों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जहां मामले की जांच में जल्द ही अन्य लोगों का नाम का भी खुलासा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बीईओ कार्यालय में हुए 86,44,000 रुपए के गबन के मामले में कोतवाली पुलिस ने गबन के मुख्य आरोपी सहायक ग्रेड 3 दुर्गेश कुमार वामनकर के अलावा उनके भाई अम्बेश रघुनाथ वामनकर, पत्नी लक्ष्मी गायधाने, मित्र देवी चरण पटले, मित्र परेश कुमरे, मुकेश डिब्बे, संबंधी शैलेश खरखटे, अभिषेक शुक्ला, अंबर खोटेले, सुरेश, तीरेश कुमार अग्रवाल, भक्ति दोहरे, कल्याणी वामनकर, नरेश फंदे और रूपाली वामनकर के विरुद्ध 420, 467, 468, 471 और 120 बी भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि यह गबन का खेल पिछले 5 साल से चल रहा था, लेकिन कानो कान इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी फर्जी बिल बनाकर राशि निकालता था। मृत कर्मचारियों की जीपीएफ और अन्य भुगतान के बिलों में हेराफेरी कर राशियों का गबन कर लेता था। यहाँ तक कि सरकारी बिजली कंपनियों के सामग्री खरीदी भुगतान के बिल में अपने नाम का बैंक खाता जोड़कर राशि का आहरण कर लेता था। वहीं आरोपी एक्सेल सीट में जाकर सिर्फ बैंक खाता नंबर बदलता और जैसे ही कोषालय की राशि ट्रांसफर होती थी तब वह सीधे दुर्गेश वामनकर के खाते में चली जाती थी। सूत्र बताते हैं कि आरोपी ने 21 रिटायर कर्मचारियों के फर्जी क्लेम तैयार किए थे। पकड़े न जाएं इसलिए कैश बुक और बिल ही तैयार नहीं करता था। जो कर्मचारी काम ही नहीं करते थे उनके नाम पर भी बिल भुगतान करा लिया था। एरियर की राशि मृत कर्मचारियों की पत्नी के खाते की जगह अपना खाता डालकर राशि निकालता रहा। इस तरह लाखों रुपए का गबन किया था। बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति द्वारा 120 बार ट्रांजैक्शन कर राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली गई। यहाँ तक कि पत्नी, भाई और दोस्तों के खातों में भी लाखों रुपए भेजे गए। आपको बताएं कि यह फर्जीवाड़ा पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था, लेकिन बिल्कुल सामने नहीं आ रहा था। हल्की सी भनक पड़ने पर कोष एवं लेखा शाखा जबलपुर की टीम द्वारा इस मामले को जांच में लिया गया और पिछले दिनों करीब 1.5 माह तक बालाघाट जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इसकी जांच चलती रही। कोषालय के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सेंधमारी का यह मामला जैसे ही सामने आया, शिक्षा विभाग में इसकी खासी चर्चा रही। लोगों की नजरें टिक गई कि आखिर इस मामले में अब प्रशासन द्वारा कैसी कार्रवाई की जाती है। जांच टीम द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के करीब 1 से 1.5 महीने बाद मामले में पहली कार्रवाई की गई। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई है। जहां इस अक्षत कलश यात्रा को लेकर रविवार को सरेखा में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिले वासियों को भी इस भव्य आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से पूजित अक्षत कलश को बालाघाट जिले में भेजा गया है। जहां इस अक्षत कलश को लेकर रविवार को सरेखा में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। जहां काली मंदिर से निकाली गई यह अक्षत कलश यात्रा वार्ड के भ्रमण के लिए रवाना हुई, जहां कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत कर वापस मंदिर पहुंचकर अक्षत कलश यात्रा का समापन किया गया। स्थानीय धर्मावलंबियों के साथ कलश यात्रा निकालकर अयोध्या के राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वार्ड वासियों को आमंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि रोजाना नगर के अलग अलग वार्डों में इस तरह अक्षत कलश यात्रा का आयोजन कर लोगों को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने और 22 जनवरी को वहां रामलला प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। पेड़ ढल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए आएंगे, कुछ समझ न आएगा, मोर बिछाएगा आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए आएंगे, कुछ समझ न
लालबर्रा नगर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बोट्टा हजारी के नेहरू चौक में दिन रात के मेले के अवसर पर 24 दिसंबर से 2 दिवसीय विशाल इनामी जिला केसरी दंगल एवं अंतर्राज्यीय केसरी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन 25 दिसंबर को समारोह पूर्वक किया जाएगा। 24 दिसंबर को विशाल इनामी जिला एवं अंतर्राज्यीय केसरी दंगल प्रतियोगिता आयोजन समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से पहुंचे पहलवानों ने अपनी पहलवानी का जौहर दिखाया और उपस्थित जनों ने दंगल का आनंद लिया। वहीं आयोजित 2 दिवसीय जिला केसरी दंगल एवं अंतर्राज्यीय केसरी दंगल प्रतियोगिता का 25 दिसंबर को फाइनल मैच के साथ समापन किया जाएगा। दिन रात के मेले के अवसर पर ग्रामीण जनों के रात्रिकालीन मनोरंजन के लिए 25 दिसंबर की रात 8 बजे श्री देव पवार बनवारी सेठ पूरी टीम की प्रस्तुति एवं रात 9 बजे से आग के सुरमा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लालबर्रा में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा की 99वीं पुण्यतिथि श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस मौके पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने स्वर्गीय पंडित श्री शर्मा की प्रतिमा व छायाचित्र के समक्ष पूजन अर्चन व श्रद्धा सुमन अर्पित कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने उनके साथ बिताए पलों एवं उनकी कार्यशैली का बखान करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान उपस्थित जनों ने कहा कि बड़े भाऊ पंडित नंदकिशोर शर्मा हमारे जिले व प्रदेश के संरक्षक रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए समर्पित किया और बड़े भाऊ को पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का ट्रेनिंग स्कूल के रूप में जाना जाता था और यह कहा जाता था कि प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को उनसे सीख कर आना चाहिए। वे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित कई पदों पर रहे एवं लगातार विधायक व सांसद रहे। उनका कार्यकाल निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। जिले के रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर गंभीर रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति, बिलासपुर रेलवे जोन सलाहकार समिति सदस्यों ने नागपुर रेलवे मंडल सलाहकार समिति सदस्य अरुण राहंगडाले के नेतृत्व में 24 दिसंबर को जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से सर्किट हाउस में मुलाकात कर जिले से भोपाल, रायपुर और नागपुर के लिए सीधी ट्रेन रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग रखी। रेलवे सलाहकार समिति सदस्यों ने हाल ही में प्रारंभ हुई काशी तमिल समागम वीकली ट्रेन के बालाघाट स्टॉपेज मिलने पर सांसद का आभार जताया। वहीं नए रेल मार्ग पर भोपाल, रायपुर और नागपुर के लिए सीधी ट्रेन चलाए जाने की चर्चा की है। वहीं सांसद ढाल सिंह बिसेन ने आश्वस्त किया है कि वह लगातार प्रयासरत हैं कि नई रेल मार्ग पर जिले से लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाए।
हमने रेल मंत्री से मिलकर नए रेल मार्ग पर ट्रेन चलाए जाने को लेकर चर्चा की है। थर्ड लाइन के बाद सरकार ने कई नए ट्रेनों चलाए जाने को लेकर प्रपोजल बनाया है। हमें निश्चित ही आगामी समय में नई गाड़ियां मिलेगी। वहीं गोंदिया से लेकर जबलपुर तक दोहरी लाइन में हमें जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। चूँकि इस नए रेल मार्ग से गुड्स ट्रेनों के चलने से रेलवे भी इस मार्ग की उपयोगिता को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे को लेकर 4 लेन और 6 लेन का काम तेजी से चल रहा है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि हम बालाघाट इतवारी ट्रेन को कटंगी तिरोड़ी तुमसर होते हुए नागपुर चलाने का प्रयास में हैं और उम्मीद है कि हमारा प्रयास सफल होगा। वहीं उन्होंने बताया कि रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का घनसौर और लामता में स्टॉपेज को लेकर हरी झंडी मिल गई है। इस समय गोंदिया का जो प्रॉब्लम है थर्ड लाइन का है, थोड़े काम सब चल रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक लंबी दूरी की आपको तमिल संगमम बनारस की ट्रेन मिल गई है। कुछ प्रपोजल अभी सरकार बना रही है, क्योंकि चुनाव चल रहे थे और चुनाव के चलते करते में सारी दिक्कतें थी, तो विभाग तेज़ी के साथ काम कर रहा है। अभी आप ही लोगों ने कल परसों छापा है कि बहुत सारे प्रपोजल आपके गोंदिया बल्लार साहब से जबलपुर के तरफ के लिए 10-12 गाड़ियों के प्रपोजल जा रहे हैं। तो उसमें जो भी फिजिबल होगा उसके ऊपर चिंता करेंगे। देखिए गाड़ियाँ बहुत मिलेंगी। सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के अलावा भविष्य में शहर के अन्य मार्ग गर्रा, भटेरा और बैहर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज बनना है। वर्तमान में सरेखा ओवरब्रिज को लेकर फाटक बंद कर देने से यातायात में काफी दबाव पड़ रहा है और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए भविष्य की सोच को लेकर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने गत दिवस सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कोसमी से देवटोला होकर लामता रोड पर निकलने वाले कोसमी से एरिकेशन की बेकार पड़ी नहर के दोनों ओर खाली पड़ी बड़ी जगह को बाईपास के विकल्प के रूप में तलाशने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। वहीं सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने रविवार को मीडियाकर्मी से चर्चा में कहा कि सरेखा ओवरब्रिज बनने के दौरान यातायात पर पड़ने वाले दबाव और जाम की स्थिति को देखते हुए 3 साल पहले डेंजर रोड को बाईपास के रूप में विकसित करने कहा गया था, लेकिन कतिपय कारणों से इसमें अड़चनें पैदा हुई। बावजूद इसके उन्होंने अड़कर इसे बनाने की चिंता की, जो चौड़ा न बनकर सकरा बन गया है। अन्यथा आज वह बाईपास के रूप में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता था। डॉक्टर बिसेन ने आगे कहा कि सरेखा ओवरब्रिज के निर्माण के चलते लालबर्रा और वारासिवनी की ओर जाने वाले बाईपास के लिए हमें इसका उपयोग अभी से करना है। इसके लिए नवेगांव से गोंगलाई के बीच मार्ग को ठीक किया जा रहा है। वहीं बंदर झिरिया के अंडर ब्रिज को छोटे वाहनों के निकलने के लिए दुरुस्त किया जा रहा है। जो कच्चा मार्ग है उसे बनाया जाएगा। तय हुई, उसमें सभी हमारे ट्रांसपोर्टर्स भी थे और एक सामान्यतः जो बैठक होती उसमें यह तय किया कि जैसे ही हमारा सरेखा ब्रिज बनना चालू होगा, पहले से भी हम जानते थे कि जैसे सरेखा ब्रिज बनेगा तो सारा ट्रैफिक जाम होगा, और इसलिए मैंने आपको याद होगा कि 3 साल पहले ही मैंने डेंजर रोड बनाए जाने के लिए प्रस्ताव रखा था। कतिपय कारण से उस समय जो भी लोगों की राजी नाराजगी कारण अटक गया था, पर मैंने अड़के लड़के उस डेंजर रोड को बनाने की चिंता की। यद्यपि वो जितना चौड़ा बनना था ना बन के थोड़ा सकरा हो गया। यदि उस समय पर ठीक बन गया होता तो आज वो हमारे बहुत काम आता। और आज उस डेंजर रोड से पास करेंगे और अभी जो नएगांव से लेकर गोंगलाई के बीच में जितना रोड ख़राब है उसको पूरा ठीक किया जाएगा, ताकि उस हेवी ट्रैफिक जो है टूवर्ड्स आपके लालबर्रा या वारासिवनी के लिए वहाँ से भारी वाहन निकलेंगे। हल्के वाहनों को निकालने के लिए जो बंदर झिरिया का भी जो अंडरपास है उसको चालू किया जाएगा, ताकि छोटे वाहन वहाँ से निकल के आएँ। और उसमें भी जो 200-300 मीटर का कच्चा भाग है उसको थोड़ा ठीक ठाक करके जनता की सुविधा के लिए बन जाए, वो तय कर दिया है। और जो अभी अंडरपास जो हमारा सरेखा ब्रिज से 100 फीट दूर पे जो बन रहा है उसकी गति तेज़ करके उसको जल्दी किया जाए, और ये मूल सरेखा वाला जो है इसको तत्काल चालू किया जाए। इसमें हेवी ट्रैफिक को रोकेंगे। काम चलते चलते में यदि छोटे वाहन 2 पहिया वाहन निकल सकते हैं तो उनको निकालने की गुंजाइश कर देंगे। तो इस तरह से इसको किया। तो बाकी जो भारी वाहन जो बैहर रोड के तरफ से जो बाईपास पुराना अपना जो गुड्स साइड के लिए जाता है तो उस तरफ से निकाल के वो बैहर रोड से निकल के वो लामटा रोड पे निकल सकेंगे। इन सब के अलावा मैं बहुत लंबे समय से इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोसमी से लेके लामटा रोड तक की जो हमारे पास जो नहर है, जो एरिगेशन की नहर है जो बेकार हो गई, इसमें उसका उपयोग नहीं है, उसके दोनों तरफ 60-60 फीट चौड़ी जगह है। तो मैंने पहले भी कहता था और कल भी उस बात को कहा है कि इस मार्ग को
बनाए जाने का चिंता करें, ताकि एक बाईपास हमारा कोसमी से लेकर देवटोला और देवटोला से हमारा भैया रोड मार्ग नहीं भैया रोड मार्ग पे निकलेगा देवटोला पे, और फिर वही नहर को आके निकाल के हम हमारी तरफ उधर कहाँ उसको ला सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी कहा है कलेक्टर को। कल पुनः कहा है कि इस पर विचार करें, अन्यथा आप आने समय में ट्रैफिक को आप बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि आने वाले समय में आपका गर्रा भी स्टार्ट होगा बनने के लिए, फिर आपका भटेरा चौकी और का भी प्रॉब्लम आएगा, भैया रोड का बनेगा तो इसका प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए मैंने एक अंडरपास आपके भैया रोड पर जो पानी की टंकी है। किरनापुर व्यापारी कल्याण संघ के चुनाव बीते 6 वर्षों के पश्चात शांतिपूर्ण तरीके से विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया गया। निर्वाचन अधिकारी आरपी श्रीवास्तव, एनसी परिहार एवं कमलनाथ परासर के सानिध्य में संपूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। आपको बताएं कि किरनापुर व्यापारी कल्याण संघ के इस चुनाव में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव मतदान के माध्यम से पुष्पा कॉम्प्लेक्स में संविधान चौक किरनापुर में संपन्न कराया गया। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र कुमार अग्रवाल, संतोष सिंह बैस और राकेश उपवंशी द्वारा अपना अपना नामांकन पत्र जमा कराया गया था। उसी प्रकार सचिव पद के लिए राजेश गुप्ता एवं विनय शुक्ला का नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया था। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रवीण सावजी और राहुल बाहे द्वारा नामांकन फॉर्म जमा किया गया था। व्यापारी कल्याण संघ के कुल 395 सदस्यों में से 377 सदस्यों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार अग्रवाल को 114 मत और राकेश उपवंशी को 96 मत एवं संतोष सिंह बैस को 163 मत प्राप्त हुए तथा 5 मत अमान्य घोषित करार किए गए। इस तरह संतोष बैस द्वारा निकटतम प्रतिद्वंदी को 49 मतों से पराजित करते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया गया। उसी प्रकार सचिव पद के लिए प्रत्याशी राजेश गुप्ता को 103 मत, विनय शुक्ला को 270 मत प्राप्त हुए तथा 4 मत अमान्य करार दिए गए। इस तरह विनय शुक्ला ने 167 मतों से धमाकेदार जीत हासिल की। वहीं सचिव पद पर काबिज हुए। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी प्रवीण सावजी ने कुल 230 मत एवं राहुल बाहे ने 141 मत हासिल किए तथा 6 मत अमान्य घोषित हुए। इस तरह प्रवीण सावजी ने 79 मतों से जीत दर्ज कर कोषाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। वहीं चुनाव के परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्वाचन अधिकारियों द्वारा तीनों ही विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस तरह अध्यक्ष पद पर संतोष सिंह बैस, सचिव पद पर विनय शुक्ला और कोषाध्यक्ष पद पर प्रवीण सावजी काबिज हुए। तीनों उम्मीदवारों ने सभी व्यापारी साथियों से मिले सहयोग एवं आशीर्वाद के लिए उनका आभार जताया।